सभी को नमस्कार। पर्यावरण संरक्षण वाले टॉपिक की बात कर चुके थे और अब आगे बात करते हैं नया टॉपिक, जैव विविधता एवं सतत विकास। जैव विविधता एवं सतत विकास दो टॉपिक हैं जिनको हमें इस यूनिट में पढ़ना है। जैव विविधता एवं सतत विकास। बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान से देखें तो ये पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक है। दो टॉपिक है, जैव विविधता और सतत विकास। पहले थोड़ा सा इन दोनों टॉपिक के बारे में बता देते हैं, फिर एक एक करके दोनों टॉपिक को बात करेंगे। जैव विविधता की अगर मैं बात करूं, जैव विविधता दो शब्द, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही क्या कहलाती है? जैव विविधता। जैसे देखो, हम सारे मनुष्य बात करें तो देखो, मनुष्यों में भी कितनी विभिन्नताएं होती है, अलग अलग। भाई यहाँ ये सब का है कि एक सिर है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, मुंह है, हाथ हैं, पैर हैं, सभी के नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी अंतर होते। कैसे? देखो, एक नीग्रो प्रजाति का मनुष्य, एक हमारे मंगोल प्रजाति का मंगोलाइड मनुष्य की बात करें, और एक हम यूरोपियन यानी कॉकेशियस प्रजाति के मनुष्य की बात करें। नीग्रो, ब्रिटिशर और एक चाइनीज, इन तीनों की अगर हम तुलना करें, है तीनों ही मनुष्य, लेकिन तीनों में काफी विभिन्नताएं हैं। जहां नीग्रो व्यक्ति की हाइट, हेल्थ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कद है, हम देखते हैं जो मंगोल प्रजाति के यानी जो चीन, जापान, कोरिया इधर के जो व्यक्ति हैं, इनकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है, औसत लंबाई कम होती है। अगर मैं बात करूं वहीं पर ब्रिटिशर की, त्वचा का रंग एकदम गोरा होता है, बिल्कुल लाइट कलर होता है, जबकि मंगोल प्रजाति के लोगों में स्लाइटली पेल यानी हल्का पीला सा रंग लिए हुए रहती है स्किन। और यही बात करें हम नीग्रो की, तो त्वचा का रंग बहुत अधिक गहरा होता है। भाई मनुष्य के अंदर ही, एक ही प्रजाति के अंदर विभिन्नता है। फिर आगे मैं बात करता हूं और भी, देखो आम की बात करता हूं, आम, मैंगो। अभी तो आम का सीजन चला गया, लेकिन जब आम का सीजन आता है, हम कितने तरह तरह के आम देखते हैं। लंगड़ा आम अलग, दशहरी आम अलग, तोतापुरी अलग, हापुस अलग, हापुस अल्फोंसो, कितनी प्रजातियां, हजार, लगभग 1000 प्रजातियों के आम हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। सोच सकते हैं आप कितनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, आम में कितनी विभिन्नताएं। और भी देखो, हम कई बार सुनते हैं ना, गेहूं की अलग अलग क्वालिटी, चावल की अलग अलग क्वालिटी, बासमती अलग, शरबती अलग, ये अलग अलग प्रजातियां हम देख रहे हैं। धान में भी अलग अलग प्रजातियां, करीब 50,000 धान की प्रजातियां केवल इंडिया में पाई जाती है। अगर हम बात करें, फिर चलो ये तो एक ही प्रजाति में विभिन्नताएं हो गई। फिर हम देखते हैं, एक आप मटर का पौधा देखो और एक पीपल का पेड़ देखो, दोनों पौधे, लेकिन दोनों की प्रजातियां अलग, दोनों में अलग अलग गुण हैं। तो ये इस प्रकार की अलग अलग प्रजातियां पाए जाना, विभिन्न जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती, ये क्या कहलाती है? डाइवर्सिटीज कहलाती है। होता क्या है, अगर मैं बात करूं, देखो कई बार ऐसी चीजें दिमाग में आती भी है हमारे, कि जब मैं कहता हूं, जैसे अपन ने विकास का टॉपिक भी पढ़ा था, एवोल्यूशन पढ़ा था अपन, मैंने कहा बंदर से हम बन गए मनुष्य,
मन में एक विचार आता है कि आजकल भी तो बंदर पाए जाते हैं, क्या वो बंदर आगे चलकर मनुष्य बनेंगे क्या? तो यहां पर ध्यान देना, इन चीजों को समझा करो ऐसे कि हम सभी की उत्पत्ति, सभी की, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे मनुष्य है, चाहे बंदर है, चाहे हाथी है, सभी की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। उस एक कोशिकीय जीव जिसकी मैंने बात की थी, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, एक ही जीव था, एक कोशिकीय, उससे धीरे 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 कितना, करोड़ों सालों में, करोड़ों सालों में क्या हुआ, कुछ जीव ऐसे बने जो जल में रहने वाले थे। उन जलीय जीवों से धीरे धीरे ऐसे जीव विकसित हुए जो थल पर भी रहने लग गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब सारे जल वाले जीव थल पर आ जाएंगे, नहीं। कुछ जीव अभी भी जल में रहते, हाँ, उनमें से कुछ जीव अब थल पर आ गए, उन्हीं में से कुछ जीवों में उड़ने की क्षमता आ गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब सभी जीव उड़ेंगे। अभी भी कुछ जीव ऐसे हैं जो रेंग कर चलते, कुछ जल और पानी दोनों में रहते, हाँ, कुछ जीव अब उड़ने लग गए। लेकिन वो जो जल में रह रहे हैं जीव, वो अभी भी उस जलीय आवास के लिए ही अनुकूलित है। कह सकते हैं कुछ शाखाएं बट गई, पहले सब एक ही थे, अब एक एक अलग अलग शाखाएं निकलकर वो सब एक दूसरे से अब दूर दूर चले गए। तो जैव विविधता में भी यही हुआ, पहले एक प्रकार का ही आम पाया गया, फिर उसको अलग अलग क्षेत्रों में उसकी कल्टीवेशन किया, उसको उगाया, तो धीरे धीरे वहां के वातावरण का भी प्रभाव पड़ा, जलवायु का भी प्रभाव पड़ा, अलग अलग प्रजातियां हो गई। तो जैव विविधता को एक लाइन में कैसे परिभाषित कर सकता हूं, जीवित संसार की विभिन्नताएं, यही क्या कहलाती है, जैव विविधता। रिसेंटली मैंने अभी जैसे बताया भी कि पर्यावरण से संबंधित बहुत ज़्यादा ये जैव विविधता का मुद्दा हर एग्जाम में जहां पर भी पर्यावरण की बात होती है वहां से इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जैव विविधता पूरे विश्व में एक जैसी नहीं है। कुछ ऐसी जगहें जहां पर विभिन्न भांति भांति के जीव पाए जाते हैं और कुछ जगह पर ज़्यादा प्रजातियां नहीं पाई जाती। जैसे एक कॉमन सेंस की बात है, रेगिस्तान की बात करूं तो वहां न तो पेड़ पौधों की ज़्यादा प्रजातियां, न जीव जंतुओं की, कुछ लिमिटेड मरुद्भिद पौधे ही वहां पाए जाते हैं। जबकि यही मैं अगर किसी पर्वतीय या जंगल वाले इलाके की बात करूं तो वहां पर हम बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी देखेंगे, जीव जंतु भी देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं जैव विविधता इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी पर भी सब जगह जैव विविधता एक जैसी नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जिनको मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज कहते हैं, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी देश जो हैं, उनमें पूरे विश्व की लगभग 50 से 60% जातियां केवल इन 12 देशों में पाई जाती है। और उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी देशों में भारत भी आता है। भारत की भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। कारण है ना, देखो, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के आवास, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमारे यहाँ जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर तटीय क्षेत्र है, तो उसी दक्षिण वाले भाग में पठारी क्षेत्र भी देखते हैं। ऊपर चले तो गंगा का मैदानी भाग आ गया और ऊपर चले तो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं आ गई। थोड़ा इधर बंगाल की तरफ चले तो विभिन्न प्रकार के डेल्टा बने, वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा बनाती है, सुंदरवन जैसे ऐसे जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र भी है। तो हम इधर आ गए थोड़ा राजस्थान की तरफ, तो रेगिस्तान भी दिख गया, पहाड़ भी है, मैदान भी है, नदियाँ भी है, समुद्र भी है, डेल्टा भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है। और नीचे थोड़ा चले तो गुजरात से लेकर नीचे केरला तक एक बिल्कुल पट्टी के रूप में विकसित है पश्चिमी घाट। तो
इंडिया ऐसे मेगा बायोडाइवर्सिटी यानी जहां की जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ऐसे देशों में आता है। फिर बात आती है कि ये जैव विविधता क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी, कि जैव विविधता ज्यादा होने से क्या फायदा है। भाई जहां जैव विविधता ज्यादा होगी ना, जैसे मान लिया आप किसी जगह पर रहते हैं, आपको वहां पर खूब सारी जैव विविधता है, वहां पर फल फूल भी हैं, वहां पर सब्जियां भी है, फसलें भी है, तो आपके पास खाने के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आपको विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ मिल सकते हैं। कल को एक फसल खराब भी हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी फसल है वो आप खा सकते हो। लेकिन मैं एक दूसरी जगह की बात करूं जहां की जैव विविधता बिल्कुल कम है, एक ही प्रकार की फसल है और वो भी किसी वजह से नष्ट हो गई, तो अब क्या होगा? अब वो पूरा पारिस्थितिक तंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे या ऐसी फसलें ही नष्ट हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? धीरे धीरे उस क्षेत्र के जो दूसरे जीव थे उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब जैव विविधता ज्यादा होगी ना, तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, और ऑप्शन ज्यादा होगा तो उस पारिस्थितिक तंत्र की स्थायित्व भी ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उत्पादकता ज्यादा होती है। और हम देखते भी ऐसा कि पूरी पृथ्वी पर बात करें, सबसे ज्यादा जैव विविधता विषुवत रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। कारण है ना, वहां जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास बहुत अच्छा है। भाई साल भर विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में साल भर संवहनी वर्षा होती है, तेज बारिश होती है हर दिन, सूर्य की तेज किरणें भी पड़ती है, तो सूर्य का प्रकाश है, जल है, तो पौधे बहुत आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। हरे भरे पेड़ पौधे खूब होंगे तो उनको खाने वाले शाकाहारी जीव भी खूब सारे होंगे। वहां पर शाकाहारी जीव खूब सारे होंगे तो उनको खाने वाले मांसाहारी जीव भी खूब सारे होंगे। यानी एक तरह से क्या होगी, चेन सी बन जाती है। तो अगर किसी एक क्षेत्र की जैव विविधता ज्यादा है तो वहां पर जीव जंतुओं की विभिन्नताएं ज्यादा है। हर जीव के लिए ऐसे जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र में रहना लंबे समय तक उसके अस्तित्व को बचाए रखता है। कि जैसे सपोज मान लिया किसी जंगल में कोई शेर था, शेर के अलावा एक दो ही प्रजातियां और पाई जाती, शेर शिकार करता खा गया, अब धीरे धीरे वो प्रजातियां खत्म हो गई, तब शेर के पास ऑप्शन ही नहीं है, भूखा मरेगा अब वो। और यही अगर उस जंगल में बहुत सारे जीव भांति भांति के होते तो शेर के पास मल्टीपल ऑप्शन होता कि वो चाहे जिसका शिकार कर ले। फिर बात आती है कि ये जैव विविधता क्यों आखिर कंसर्न या इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां जहां मानवीय क्रियाएं हुई है वहां वहां प्रकृति को नुकसान हुआ है, और मनुष्य भी इस जैव विविधता की कमी में उत्तरदायी, की में आने वाली कमी के लिए उत्तरदायी है। कैसे देखो, जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, अगर जैसे मैं जंगल काटता हूं तो मैंने जंगल काटे तो पेड़ पौधों की प्रजातियां तो नष्ट हो ही गई। अब उन पेड़ पौधों पर रहने वाले जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, पशु पक्षी जो उन पेड़ों पर रहते थे, अब उनका आवास खत्म हो गया, आवास नष्ट हो गया, तो अब धीरे धीरे उनकी प्रजातियां भी नष्ट होने लगती है। अब इन कीड़े मकोड़े छोटे मोटे पशु पक्षियों पर निर्भर करने वाले जो छोटे मोटे मांसाहारी जीव थे, लोमड़ी सांप आदि, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इन छोटे जंतुओं की संख्या में कमी आने से ये छोटे मांसाहारी भी धीरे धीरे विलुप्त होते हैं। तो जब आवास नष्ट होता है ना, सबसे बड़ी किसी भी जीव को क्षति होती है आवास की। और ऐसा हम देखते हैं नगरीकरण के लिए या चारागाह के विकास के लिए या किसी अन्य कारण से हम जैसे जैसे जंगल काटते हैं, जैव विविधता में कमी आती है। इवन हर दिन पूरे विश्व में कितनी ही प्रजातियां जो हमेशा के लिए विलुप्त हो गई,
हालांकि नई प्रजातियां भी बनती है, ऐसी बात नहीं है, नई प्रजातियां भी बनती है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि जो पुरानी या जो अभी उपस्थित है जातियां, उनके नष्ट होने की दर बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे जैव विविधता में कमी आ रही है। अभी हमने देखा भी था, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत भयंकर आग लगी थी। वहां पर हजारों प्रजातियां थी जीवों की जो हमेशा के लिए पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। लग गई आग, भीषण आग लगी थी, जलकर मर गए, किसी के आवास नष्ट हो गए, तो धीरे धीरे अब वो आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि मानवीय क्रियाओं के कारण ऐसा कई बार ऐसे देखते हैं। सारे कारण देखेंगे हम और भी। फिर बात आती है कि इस जैव विविधता को बचाना कैसे। तो बचा भी हम ही सकते हैं। ऐसे कुछ उपाय होते हैं, इन सिटू एक्स सिटू सबकी बात करेंगे। तो ये जैव विविधता कुल मिलाकर हम सारे टॉपिक्स जो अपने को पढ़ना है उनकी बात की अपन ने। क्या है जैव विविधता, वितरण क्या है, कौन से कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जैव विविधता से हमें क्या फ़ायदा, नुकसान क्यों हो रहा है, इसका नुकसान को रोक कैसे सकते हैं। फिर बात आती है सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है भाई? एक नॉर्मली हम क्या करते हैं, विकास की क्रियाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाएं वगैरह निर्माण करते हैं, मेट्रो चला रहे हैं, शहर विस्तारित कर रहे हैं, शहर बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सब में हुआ क्या कि हमने जो भी हमारे पास सुख सुविधा के संसाधन थे उनका हम बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी लग्जरी गाड़ी, भले ही उसका माइलेज बहुत कम हो, लेकिन लग्जरी गाड़ी चाहिए। तो हम देखते हैं हमने इतनी गाड़ियां औद्योगिकीकरण से, जब से औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई उसके बाद से अब तक हमने इतना पेट्रोल डीजल या ऐसे कहें कच्चा तेल इतना प्रयोग में ले लिया है कि धीरे धीरे कच्चे तेल के भंडार अब खत्म हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो धीरे धीरे ये भी लिमिटेड है भाई, सीमित मात्रा में खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा विकास किस काम का कि हमने हमारे ही जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उनको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। हम आगे वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? सतत विकास इसका उल्टा है। सतत विकास क्या कहता है? आप विकास की क्रिया करो, कोई मना ही नहीं है, आप विकास करो, लेकिन विकास की क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और आने वाली पीढ़ी जो है उसकी जो आवश्यकताओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़े। तो इसे सतत विकास कहते हैं। यानी ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई भी संपत्ति है उसका खुद के लिए पूरा यूटिलाइज कर लूं, मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाऊं। हाँ, हम मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पर तो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए ये छोड़ के जाऊं, वो छोड़ के जाऊं, लेकिन प्रकृति के लिए नहीं सोचते। हम क्या करते हैं? अधिकतम दोहन करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार आज मैं पेट्रोल डीजल बचाऊंगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये काफ़ी काम आएगा, ये नहीं सोचते। तो सतत विकास यही कहता है कि विकास की प्रक्रिया इस तरह से चलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं को साथ उनको कोई समझौता नहीं करना पड़े। तो एक एक करके बात करते हैं। इनसे संबंधित कई वैश्विक सम्मेलन वगैरह उनकी भी ध्यान रखना है, उनका भी। तो पहले हम बात करेंगे जैव विविधता की, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। इसको अगर एक लाइन में परिभाषित करूं तो क्या है? ये लिख सकते हैं, जीवित संसार की विभिन्नताएं। जीवित संसार की विविधताएं या विभिन्नताएं। विविधताएं यही क्या कहलाती है? जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहलाती है। जीवित संसार की विविधताएं।
चलें आगे बात करते हैं फिर कि जीवित संसार की विविधताएं वैसे विस्तार से सबसे पहले 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो शहर में, जिसमें इस जैव विविधता को सबसे पहले समझाया गया, सबसे पहले इसको पूरा डिफाइन किया गया। और यही वो सम्मेलन था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें सतत विकास की भी बात कही गई। तो हमारे दोनों टॉपिक एक उस सम्मेलन से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। लिखता हूं इसमें कि जैव विविधता को सर्वप्रथम 1992 में ब्राजील के रियो शहर में, अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, रियो शहर में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान परिभाषित किया गया। इसमें पृथ्वी के समस्त जलीय एवं स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों तथा उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं से है। और आगे बात करें, जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से हैं देखें। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, जो अभी मैंने आपको बताए भी थे। एक ही प्रजाति के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं आम, इस आम के ही एक ही प्रजाति आम, उसी के अलग अलग प्रकार देखते हैं हम, विभिन्न प्रकार के। अगर हम बात करें कि एक पौधा होता है सर्पकंधा, जिसे कहते हैं राउल्फिया, नाम लिखवा दूंगा। ये सर्पगंधा क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय पादप के रूप में उगाया जाता है। इससे एल्कलॉइड निकलता है, जिसे कहते हैं रेसरपीन कहते हैं।
ये सर्पगंधा जब हिमालय की अलग अलग ऊंचाइयों पर उगता है, जैसे कुछ निचली ऊंचाई पर, कुछ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, तो इस सर्पगंधा के पौधे में ही हमने देखा रेसरपीन की मात्रा अलग अलग निकली। भाई मात्रा अलग अलग निकली यानी अलग अलग गुणों का विकास हुआ। तो एक ही प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताएं ये क्या कहलाती है? आनुवांशिक जैव विविधता। फिर हम बात करते हैं जैसे भारत के, अगर जैसे तटीय भाग की बात करें, इधर नीचे ये इधर आ जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, जबकि इधर वाला तट कटा फटा है, पूर्वी घाट इसे कह देते हैं, लेकिन क्या है? कटा फटा है। हम देखते हैं पश्चिमी घाट की जैव विविधता इस पूर्वी घाट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। तो जातियों के स्तर पर एक तो हुआ जाति के अंदर ही, ये तो कहलाई आनुवांशिक विविधता, और एक हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की जातियों का पाया जाना, जातीय जैव विविधता कहलाती है। आनुवांशिक एक ही जाति में, जातीय विविधता, जातीय जैव विविधता अलग अलग प्रजातियों के मध्य, और फिर लास्ट में आता है पारिस्थितिकीय जैव विविधता, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। जितने अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हमारे इंडिया में है, मैंने बताया ना, तटीय क्षेत्र भी है, समुद्री जल क्षेत्र भी है, नदियों का मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पर्वतीय भाग भी है, पठारी भाग भी है। तो हमारे यहाँ की जो जैव विविधता है, अगर मैं उसकी तुलना करूं यूरोप के ठंडे प्रदेशों से, जैसे नॉर्वे वगैरह से, अगर मैं उनसे तुलना करूं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह से, तो वहां से बहुत ज्यादा जैव विविधता हमारे इंडिया में है। और तो और मनुष्यों की जैव विविधता देख लो ना, हमारे यहां दक्षिण भारत में नीग्रो की एक शाखा, एशियाई ब्रांच पाई जाती है। ठीक है, हमारे यहां प्रॉपर नीग्रो तो नहीं है, लेकिन उस नीग्रो की जो एशियाई शाखा है वो हमारे इंडिया में पाई जाती है, दक्षिण भारत में। तो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां मंगोल प्रजाति के जो लोग होते हैं, भाई जो चाइनीज, जापानी या कोरिया जैसे लक्षणों वाली प्रजाति हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। तो अगर मैं उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत की बात करूं, तो हमारे यहाँ इस भाग वाले लोग यूरोपीय प्रजाति से काफ़ी समानता दर्शाते हैं। तो देख लो, हमारे यहाँ अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग प्रकार के मनुष्य भी, जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के। तो भारत जैसे या ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग वातावरणीय दशाएं हो, उनकी जैव विविधता, इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो हमारे यहाँ की पारिस्थितिकीय जैव विविधता नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों की पारिस्थितिकीय जैव विविधता से बहुत ज़्यादा है। 3 प्रकार की जैव विविधता के जो स्तर हैं, जाति के अंदर 2 जातियों में और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर, पहला आ जाएगा आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी। इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताएं
जैसे जैसे बात करें भारत में धान अनाज की लगभग 50,000 प्रजातियां, इनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं हैं। तो ये जाति के स्तर पर आनुवांशिक जैव विविधता को दर्शाते हैं। और भी देखिए, राउल्फिया या सर्पगंधा की प्रजातियां जो हिमालय की अलग-अलग ऊंचाइयों पर पाई जाती हैं। अलग-अलग ऊंचाइयों पर पाई जाती हैं। इनमें रेसरपीन एल्कलॉइड की मात्रा भी अलग-अलग पाई जाती है। ये रेसरपीन एल्कलॉइड जो होता है, पेट दर्द वगैरह इनके लिए औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रेसरपीन अलग-अलग पाई जाती है, जो कि आनुवांशिक जैव विविधता को दर्शाता है। आनुवांशिक जैव विविधता को दर्शाता है। यानी एक ही प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताएं, ये क्या कहलाई? आनुवांशिक जैव विविधता। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। पहला अपन ने 3 स्तर देखे। पहला देखा आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा लिखवा रहा हूं जातीय जैव विविधता। इसमें पहले उदाहरण लिखते हैं हम कि भारत में पश्चिमी घाट की जैव विविधता
पश्चिमी घाट की जैव विविधता पूर्वी घाट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जातियों के स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता है, यही क्या कहलाती है? जातीय जैव विविधता। तो आनुवांशिक तो एक ही जाति के अंदर की विविधताएं होगी, और जातीय जैव विविधता में हम अलग अलग प्रकार की जैव विविधताओं को देखते हैं। क्या कहलाएगी? जातीय जैव विविधता। और तीसरी आ जाती है पारिस्थितिकीय जैव विविधता। बात करते हैं तीसरी, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। इकोलॉजिकल जैव विविधता, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। देखें इसमें क्या है। जातीय जैव विविधता, सॉरी पारिस्थितिकीय जैव विविधता, इसमें लिखेंगे कि भारत जैसे या भारत की पारिस्थितिकीय जैव विविधता नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि विभिन्न वातावरणीय दशाओं में हमारे यहाँ अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता भी अधिक। तो भाई जितनी वातावरणीय दशाओं में विविधता आएगी, भाई हमारे यहाँ सर्वाधिक बारिश वाला एनुअल रेनफॉल होता है मसिनराम में सबसे ज़्यादा, तो हमारे यहाँ शुष्क प्रदेश राजस्थान भी है। तो हमारे यहाँ ठंडे प्रदेश भी बहुत ज़्यादा है, माइनस में जहाँ टेम्परेचर रहता है, जैसे हम हिमालय की ऊंचाइयों पर बात कर रहे हैं।
तो बहुत गर्म यानी टेम्परेचर 50 या इससे ऊपर भी चला जाता है कई बार, देश के अलग अलग भागों में देखते हैं। हमारे यहाँ आर्द्र से लेकर शुष्क परिस्थितियाँ, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो ये इतनी विभिन्नताएं, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र अलग तो वहां पर रहने वाले जीव भी अलग अलग। वही जो रेगिस्तानी या मरुद्भिद पौधे हैं वो वहां पर पहाड़ की ऊंचाइयों पर तो पाए नहीं जाएंगे। नॉर्वे स्वीडन की बात करें तो वहां लगभग पूरे देश में एक जैसी ही जलवायु पाई जाती है। तो वहां पर लगभग पूरे देश में लगभग एक ही प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाएंगी। जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। हमारे यहाँ भांति भांति के, और जब भांति भांति प्रकार के जीव पाए जाते हैं इसे ही तो कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता के प्रकार देखे। अब हम बात करते हैं जैव विविधता का वितरण। भाई जैसे मैंने बताया पूरे विश्व में जैव विविधता एक समान नहीं है, अलग अलग भागों में जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है। तो इसका हमें एक पैटर्न देखते हैं, कुछ निश्चित हमें डेटा मिलते हैं। जैसे बात करें विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे जैव विविधता में आती है कमी। सबसे मैक्सिमम जैव विविधता कहां पाई जाती है? हमारे विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। यह अक्षांशीय प्रवणता कहलाती है। जैसे जैसे उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जैव विविधता में कमी आती है। समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर तापमान में आती है कमी, और वहां पर हम देखते हैं जैव विविधता में भी आ जाती है कमी। तो चाहे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, चाहे समुद्र तल से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ऊंचाई पर जाएं, दोनों ही कंडीशन में आपको जैव विविधता में कमी दिखाई देगी। और देखते हैं, ऐसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भी एक स्टडी की थी जिसे कहते हैं जाति क्षेत्र संबंध कहते हैं। क्या है जाति क्षेत्र संबंध? ये समझे। देखो, जाति क्षेत्र संबंध में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया? अभी तो चलो फिर भी क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस बंद है, बाकी नॉर्मली क्या होता है, जैसे कभी आप ऑफलाइन क्लास में या अपने कॉलेज में या स्कूल में भी गए होंगे, तो आप क्या देखते हैं, क्लास में गए या बैच में गए तो आपने देखा कि पहले दिन आपको खूब सारे नए नए चेहरे दिखे। आपको पता चला अच्छा ये मेरे बैच में ही, ये मेरे बैच में। दूसरे दिन गए और भी नए चेहरे दिखे। ऐसे करते करते 5-7 दिन में लगभग आप पूरे बैच के स्टूडेंट को बाई फेस ये तो जानने लग जाते हो, हाँ यार ये मेरे बैच में, ये मेरे बैच में नहीं है। लेकिन जब 5-7 दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जब आप देखते हो घूम फिर कर वही शक्लें आपको दिखाई देती है। सेम ये चीज बताई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। क्या बताया उन्होंने? ये देखो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि मैं किसी भी एक निर्धारित क्षेत्र, ये इसका सेंटर यहां मान लू, कि इसमें जब मैं जैव विविधता का अध्ययन करने निकलता हूं तो जैसे मैंने पहले इतने इतने दायरे में जैव विविधता का अध्ययन किया, मुझे खूब सारी नई प्रजातियां मिली। मैंने मेरा अध्ययन का दायरा बढ़ाया और नई प्रजातियां मिली। जैसे ये मान लो राजस्थान है, मान लिया राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में आप ये दायरा बढ़ा रहे हो, कई नई प्रजातियां मिली, और दायरा बढ़ाया और भी नई प्रजातियां मिलने लगी। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेंटर से यहां तक पहुंचे, जो अध्ययन का दायरा, स्टडी एरिया बढ़ाया, तो धीरे धीरे क्या देखा, नई नई प्रजातियां मिली। लेकिन एक सीमा के बाद अब घूम फिर के वो प्रजातियां आपको दिखाई देंगी जो यहां दिखाई दी थी। क्या कहता है ये कि जब किसी क्षेत्र में जैव विविधता का अध्ययन करते हैं
तो अध्ययन क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ जैव विविधता में भी वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा तक ही होती है, एक निश्चित सीमा तक होती है। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। ये क्षेत्र, ये जाति विविधता या जैव विविधता, जैसे जैसे क्षेत्र का दायरा बढ़ाओगे वैसे वैसे जाति विविधता भी बढ़ी, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र तक ही। उसके बाद क्षेत्रफल तो बढ़ रहा है लेकिन जाति विविधता यहीं पर स्थिर हो चुकी है, ऐसा ग्राफ मिलता है। तो हम बात करते हैं जैव विविधता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये पिछला आपके समझने के लिए हेडिंग लगा देते हैं, जैव विविधता का वितरण। इसमें लिख सकते हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग भागों में जैव विविधता भी अलग अलग पाई जाती है। लेकिन या ऐसे लिख सकते हैं, जो कि निम्नलिखित कारकों से स्पष्ट है। कैसे देखें? पहला हम देखते हैं अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांश, जैसे जैसे ऊपरी अक्षांश पर जाते हैं, भाई भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश, जैसे जैसे ऊपर या उच्चतर अक्षांश की तरफ जाते हैं जैव विविधता में आती है कमी। और इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से अक्षांशीय प्रवणता में हम क्यों ये देखते हैं कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्यों है, इसका कारण भी देखते हैं। तो बात करते हैं इसमें अक्षांशीय प्रवणता में कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक, भूमध्य रेखा पर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है
क्योंकि इसका कारण भी देख लेते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक आवास अत्यधिक विकसित भाई घने जंगल पाए जाएंगे और घने जंगल में जितने घने जंगल होंगे जीव जंतु उतने ही सुरक्षित भी रहेंगे। तो ये घने जंगल पाए जाना, साल भर संवहनी वर्षा होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ देखते हैं प्राकृतिक आवास अत्यधिक विकसित है। दूसरा कारण देखते हैं कि ये भूभाग पृथ्वी पर हिमयुग आइस एज से अप्रभावित रहा है। कैसे देखो, आइस एज की बात करें, हर कुछ हजार सालों के बाद पृथ्वी पर बहुत तापमान में कमी आ जाने की वजह से पूरी पृथ्वी पर हिमयुग का प्रभाव देखा गया है। जो जलीय भूभाग होते हैं, जलीय महासागर है, सब जगह बर्फ ही बर्फ आ गई। इसे कहते हैं हिमयुग, आइस एज कहते हैं। अब इस हिमयुग के प्रभाव से ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र अप्रभावित क्यों रहा? क्योंकि यहां पर लगभग 365 दिन सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं। तो यहां का तापमान, भाई आर्द्र परिस्थितियां होती है, बारिश होती है, लेकिन यहां का तापमान भी उच्च रहता है। तो लगभग 365 दिन एक जैसा मौसम और उसमें भी तापमान ज्यादा होने के कारण यहां हिमयुग प्रभावी नहीं रहा। कैसा रहा? ये क्षेत्र हिमयुग से अप्रभावित रहा। तो हिमयुग जहां जहां आया तो वहां के जो जीव जंतुओं की जो संख्या थी या जो जीव जंतुओं की प्रजातियां थी उसमें कमी आई। हम कई बार देखते हैं उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिका के क्षेत्र में कई बार हम देखते हैं ऐसे जीवों के हमें जीवाश्म मिले हैं जो बर्फ के नीचे दबे हुए थे, यानी ये हिमयुग के कारण वहां के जीव जंतु मर भी गए थे, लेकिन ये भाग अप्रभावित रहा। तो यहाँ हमेशा से जो जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की जो अलग अलग प्रजातियां हमेशा से ही उपस्थित रही, कभी भी ब्रेक नहीं आया यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं एक और कारण कि जीव जंतुओं के लिए प्रचुर भोजन, प्रचुर मात्रा में भोजन। भाई बारिश होगी, हरे भरे पेड़ पौधे विकसित होंगे, शाकाहारी जीवों के लिए खूब भोजन होगा, और जब शाकाहारी जीव ज़्यादा होंगे तो मांसाहारी जीवों के लिए भी वो उपलब्ध रहेंगे, यानी मांसाहारी जीवों के लिए भी खूब सारे शाकाहारी जीव उपस्थित रहेंगे जिनको वो शिकार करके खा सकते हैं। तो ये हमने कारण देखा कि ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अक्षांशीय प्रवणता, सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के आसपास जैव विविधता, और उसके कारण भी है प्राकृतिक आवास, घने वन, हिमयुग से अप्रभावी, और जीव जंतुओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन भी है। इसलिए यहां पर हम जैव विविधता इतनी ज्यादा पाते हैं। कारण भी पता होना चाहिए कि क्यों आखिर यहां पर इतनी ज्यादा जैव विविधता है। आगे बात करते हैं
अक्षांशीय प्रवणता में ही मैं एक पॉइंट लिखवाता हूं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता में कमी आती है। तो पहला मैंने कारण बताया, जैव विविधता के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, पहला तो हो गया अक्षांशीय प्रवणता, और दूसरा हो जाएगा, अब दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा अक्षांशीय प्रवणता के बाद जाति क्षेत्र संबंध, जो ग्राफ बनाकर बताया मैंने, वॉन हम्बोल्ट ने बताया, ये लिख सकते हैं इसमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार जैसे जैसे अध्ययन का क्षेत्र बढ़ाते हैं, जैव विविधता में वृद्धि देखी। जैव विविधता में एक निश्चित सीमा तक जैव विविधता में एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि देखी जाती है। निश्चित सीमा तक ही वृद्धि देखी जाती है। देखी जाती है। उसके बाद ये स्थिर हो जाती है। और इसे ही जाति क्षेत्र संबंध कहते हैं। इसका ग्राफ भी मैंने आपको बनाकर बताया है, ठीक है, और बताया मैंने कि किस तरह से घूम फिर के वही वो प्रजातियां हमारे सामने आएंगी, यानी जाति विविधता स्थिर हो गई। और लास्ट में एक और पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, देखें थर्ड पॉइंट कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता में कमी आती है। तापमान में कमी होती है, इसके कारण साथ साथ जैव विविधता में भी हम कमी देखते हैं। तो ये हमने जैव विविधता में परिवर्तन के ट्रेंड देखे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।